मम्मा मम्मा मेरी बात सुनो ना। नन्हा विभव अपनी माँ संगीता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। संगीता ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं ये अंतिम खिलौना डिजाइन कर लूं, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। संगीता एक जानी मानी खिलौना निर्माता कंपनी की हेड डिजाइनर थी। कोरोना महामारी की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण आजकल वो घर से ही अपना काम कर रही थी। संगीता और विभव के अलावा उनके घर में विभव की आया रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो अपने गांव से वापस नहीं आ पाई थी। विभव 6 वर्ष का बहुत ही प्यारा और बातूनी सा बच्चा था। हर समय उसकी जुबान पर कोई ना कोई कहानी मौजूद रहती थी। पहले तो उसकी आया चाव से उसकी कहानियां सुनती थी, लेकिन अभी वो भी छुट्टी पर थी और संगीता अपने काम में ही व्यस्त रहती थी, जिसके कारण विभव उदास रहने लगा था। जैसे ही संगीता ने अपना कंप्यूटर बंद किया, मम्मा आप मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया बना दो, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और उसी से अपनी सारी बातें किया करूंगा। विभव की भोली सी बात सुनकर संगीता हंस पड़ी। कुछ सोचकर वो उठी और स्टोर रूम में चली गई। पिछले ही सप्ताह संगीता के डिजाइन किए हुए कुछ खिलौने फैक्ट्री से जांच के लिए उसके पास आए थे, जो अचानक कोरोना की वजह से दफ्तर बंद हो जाने के कारण उसके घर पर ही रह गए थे। संगीता ने उन खिलौनों में से एक गुड़िया निकालकर विभव को खेलने के लिए दे दी। वो गुड़िया वैसे तो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ गड़ू मड़ू सी हो गई थी, जो कभी कभी डरावना सा एहसास दे जाती थी। विभव ने जैसे ही वो गुड़िया देखी, वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। इतनी जल्दी आप मेरे लिए इतनी प्यारी गुड़िया ले आई। अब तो मैं इससे खूब सारी बातें करूंगा। विभव अब गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चला गया और संगीता खाना बनाने में जुट गई। कुछ देर के बाद जब संगीता और विभव खाने के लिए बैठे, तो संगीता ने देखा कि विभव ने न सिर्फ बहुत जल्दी खा लिया, बल्कि उसने संगीता की प्लेट से भी खाना लेकर खाना खाना शुरू कर दिया। संगीता थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने सोचा कि शायद देर तक खेलने के कारण विभव को ज्यादा भूख लग गई होगी। खाना निपटाकर संगीता एक बार फिर अपने कंप्यूटर के आगे बैठ गई और विभव अपनी नई गुड़िया से खेलने में मग्न हो गया। अभी कुछ ही मिनट बीते ही होंगे कि विभव के हंसने की आवाज से संगीता का ध्यान भंग हुआ। उसे आज विभव की हंसी बदली हुई सी लगी। वो चौंक कर उसके पास पहुंची तो उसने देखा विभव गुड़िया को लिए अलमारी के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। उसे यूं देखकर संगीता घबरा सी गई। तुम अलमारी पर कैसे चढ़े? अगर गिर जाते तो क्या होता? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें कैसे घर से बाहर हॉस्पिटल लेकर जाती? और हॉस्पिटल में अगर तुम्हें या मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? पता नहीं ये कौन सा नया खेल सूझा है तुम्हें। चलो जल्दी नीचे आओ। ओफो मम्मा, कितना मजा तो आ रहा है। मेरी गुड़िया ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ बैठकर खेलेंगे, इसीलिए मुझे इसकी बात माननी पड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर मैं आसानी से यहाँ ऊपर आ गया। संगीता विभव की कहानियां बनाने की आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरह विभव को अलमारी से नीचे उतारा। अब तुम्हें अकेले अपने कमरे में खेलने की जरूरत नहीं है, तो मेरे सामने बैठकर ही खेलो। विभव को अपने सामने देखकर संगीता ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। अब कुछ न कुछ अजीब घटनाएं रोज का क्रम बनती जा रही थी। कभी विभव जरूरत से ज्यादा खाता तो कभी अजीब सी आवाज में हंसता, कभी वो पलक झपकते ही किसी ऊंची जगह पर बैठा हुआ नजर आता, तो कभी उसका चेहरा संगीता को डरावना सा एहसास देता। विभव की हर बात में ये बात जुड़ी होती कि गुड़िया ने बोला ऐसा करो वैसा करो, लेकिन संगीता इसे विभव का बचपना समझकर भुला देती थी। इन सब बातों के असर से संगीता को लगने लगा कि वो शायद जरूरत से ज्यादा अपने काम में उलझ गई है और आराम के अभाव में उसे अजीब अजीब बातें दिखाई सुनाई पड़ने लगी हैं। इसलिए उसने तय किया कि वो कल ही अपने बॉस से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विभव का भी पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। संगीता ने रात के खाने के लिए जैसे ही विभव को आवाज दी, नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। विभव का जवाब सुनकर परेशान सी संगीता उसके कमरे में पहुंचकर बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो जिद मत करो। गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह ही गुड़िया बनकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में उसके साथ रहूंगा। विभव ने अजीब सी आवाज में कहा। विभव के मुंह से मरने की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विभव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। वो विभव को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विभव की तरफ देखा तो उसने पाया कि विभव की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें खून तैर रहा हो।
उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की विचित्र आवाज आ रही थी, जो अब संगीता को बुरी तरह डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विभव दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। तुम ना तो हमारे पास आ सकती हो और न ही तुम हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। संगीता के लिए अब वहाँ एक सेकंड भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। पसीने से लथपथ, घबराई हुई सी वो तेजी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद जब वो संयत हुई तब वो फिर धीरे से विभव के कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा विभव सो गया था, लेकिन गुड़िया अभी भी उसके बिस्तर पर उसके पास ही थी। संगीता को अब उस गुड़िया से बहुत डर लग रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने गुड़िया को विभव के पास से उठाया और उसे बाहर ले जाकर उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर गुड़िया के इन टुकड़ों को उसने एक बॉक्स में पैक किया और उसे अन्य डैमेज खिलौनों के साथ रिकंस्ट्रक्शन के लिए स्टोर रूम में डाल दिया। चलो, इस मनहूस गुड़िया से मुझे और मेरे बेटे को छुटकारा मिला। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करते हुए संगीता स्वयं से बोली। अभी वो खुश होते हुए विभव के कमरे में पहुंची ही थी कि उसके मुंह से जोरों की चीख निकल गई। बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया लेटी हुई थी और विभव एक गुड्डे के रूप में उसके हाथ में था। तुम्हें क्या लगा? तुमने मुझे खत्म कर दिया। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं एक श्राप हूँ, ऐसा श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मुझे अपनी दुनिया में अपने जैसे कुछ साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक साथी ढूंढ लिया है। अब तुम्हारा विभव भी गुड्डा बन चुका है। देखो। गुड़िया ने गड़ुमड़ू होती हुई अपनी आंखों को नचाते हुए कहा। देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी में वो बस लगातार एक ही बात बड़बड़ा रही थी। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे विभव को छोड़ दो, छोड़ दो। उसे गुड्डा मत बनाओ, उसे मत बनाओ गुड्डा। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे विभव को छोड़ दो। अचानक संगीता को महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पर पानी डाल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पानी का जग लिए विभव खड़ा था। विभव पर नजर पड़ते ही संगीता झटके से उठकर बैठ गई और उसने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। संगीता की इस प्रतिक्रिया से विभव ने घबराकर उससे पूछा, मम्मा, आपको क्या हो गया था? पता है मैं कितना डर गया था। आप अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। फिर मैंने आया आंटी को फोन करके उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझे आपके चेहरे पर पानी डालने के लिए कहा। यह सब सुनकर विभव को स्वयं से अलग किए बिना संगीता बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे, कुछ नहीं, और मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। भगवान का शुक्र है कि वो सब एक डरावना सपना था। थोड़ी देर बाद जब संगीता कुछ संभली तब उसने विभव से गुड़िया के विषय में पूछा। विभव ने रुआसी आवाज में कहा, पता नहीं मम्मा, मेरी गुड़िया कहाँ गई? मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर संगीता ने चुपचाप स्टोर रूम का रुख किया। वहां पैकेट में गुड़िया के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर उसे तसल्ली हुई। संगीता ने तुरंत माचिस निकाली और गुड़िया के टुकड़ों में आग लगा दी। देखते ही देखते वो सारे टुकड़े धूं धूं करके जलने लगे। आग के बुझने के बाद जब संगीता विभव के कमरे में पहुंची तो वहां विभव की जगह पर वही गुड़िया बैठी थी और संगीता को देखकर मुस्कुरा रही थी। संगीता उसे बिस्तर पर देखकर हैरान हो गई। तभी गुड़िया के अंदर से आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूँ, श्राप जिसे कोई नहीं मिटा सकता है। यह सुनते ही संगीता के रोंगटे खड़े हो गए। संगीता भागते हुए जैसे ही स्टोर रूम में पहुंची उसकी चीख निकल गई। उसने गुड़िया समझकर विभव के टुकड़े करके उसे आग लगा दी थी। अक्सर पागल खाने में रोते हुए संगीता की आवाज सुनाई देती थी, मैंने विभव को नहीं मारा है, मैं तो श्रापित गुड़िया को मारा था। हाँ। स्वाति ऑटो की पिछली सीट में बैठकर बगल वाली गली की ओर देखने लगी। चांद की हल्की रोशनी अंधेरे में ऐसी उजाड़ सड़क से उस अमानवीय सन्नाटे को चीरते हुए उनका ऑटो आगे बढ़ रहा था। अपने माथे पर हाथ रखते हुए वह सोचने लगी, आज अमावस्या है, मैं इसके बारे में भूल गई थी। मेरी माँ ने मुझे अमावस्या की रात को यात्रा न करने को कहा था। उसके मन में ये विचार उमड़ने शुरू ही हो रहे थे, तभी ऑटो के टेप रिकॉर्डर में स्वामी समर्थ जी का तारक मंत्र शुरू हो गया।
तब जाकर उसके दिल को थोड़ी सी राहत मिली। दोनों साथ में उस मंत्र का जाप करने लगे। बातें करते करते वो कब मृत्युंजय बंगले पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। स्वाति ने ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑटो से नीचे उतर गई। शीला पीछे से नीचे उतरी और उससे पूछा, भाई साहब, क्या हमें यहाँ आसानी से ऑटो मिल सकता है? अरे नहीं दीदी, ये शहर से बहुत दूर है, यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए ऑटो मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं ताकि हम 1.5 घंटे में स्कूल वापस पहुँच सके? हम आपको कॉल करेंगे, तब आप आओगे ना? जी दीदी, मैं जरूर आऊंगा। शीला और ऑटो वाले के बीच बातचीत चल ही रही थी कि स्वाति की नजर बंगले के गेट पर बनी कारीगरी के काम पर टिकी थी। यह ऊपर से देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा देर तक देखें तो यह बहुत ही अजीब सा लगता था। जैसे ही उसने उनका मतलब निकालने की कोशिश की, तभी शीला ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अंदर चलते हैं स्वाति टीचर। स्वाति ने सिर हिलाया, गेट खोला और दोनों अंदर जाने लगी। वे दोनों तरफ एक खूबसूरत लॉन और एक पत्थर के रास्ते से गुजर रहे थे। एक अलग तरह का सन्नाटा था वहां। आसपास इतनी हरियाली होने के बावजूद वहां किसी कीड़े तक की आवाज भी नहीं आई। वे दोनों धीरे धीरे चली जा रही थी और बंगले के सामने वाले दरवाजे पर रुक गईं। दरवाजा खुला ही था। शीला ने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अंदर से एक छोटे लड़के की पुकार सुनाई दी। आइए टीचर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ? वे दोनों थोड़ा चौंक गईं। धीरे से अंदर आकर आवाज की दिशा में देखने लगी। बंगले के मालिक और जाने माने कठपुतली का खेल दिखाने वाले चंद्रकांत झुंझार राव लाल चमड़े जैसे कवर वाले विशाल सोफे पर बैठे थे। उस वक्त उनके हाथ में उन्हीं का एक पसंदीदा बोलने वाला गुड्डा था। उन दोनों को नमस्ते कहते हुए उन्होंने फिर से गुड्डे की आवाज में कहा, टीचर आइए ना, हम कब से आपका इंतजार कर रही हैं। वे दोनों मुस्कुराते हुए आगे आईं और झुंझार राव के सामने सोफे पर बैठ गईं। रास्ता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, आपका ये फार्म हाउस शहर से बहुत दूर होने पर भी काफी मशहूर है। स्वाति ने अपना पर्स एक तरफ रखते हुए कहा, विजू, मेहमानों के लिए पानी लाओ। उनकी पुकार उस भव्य बैठक में गूंज सी गई। उनमें से हर एक प्रतिध्वनि के साथ स्वाति की निगाहें वहां रखी विभिन्न कलाकृतियों और चित्रों की ओर भटक गईं। वहां की सभी चीजों को देखकर स्वाति को थोड़ी बेचैनी होने लगी। तुम कहाँ खो गई स्वाति टीचर? पानी ले लो। मुझे सच में खुशी है कि आप आज मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी बोलने वाली गुड्डा गुड्डी का संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया। शीला ने पानी का खाली गिलास सामने वाली ट्रे में रखते हुए कहा, स्वाति टीचर, आप चुप क्यों हैं? लगता है आपको मेरा ये नया वाला गुड्डा बहुत पसंद आ गया है। हाँ, ये अच्छा है, बहुत ज्यादा जीवित भी दिखता है। आप बहुत अच्छी कठपुतली बनाते हैं। क्या पता, पर इसका चेहरा कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। ये उसे पहनाए गए यूनिफॉर्म की वजह से है। लगता है आपने गौर से नहीं देखा, ये आप ही के स्कूल की यूनिफॉर्म है। अरे हाँ, ऐसा क्यों है? स्वाति ने अपनी बेचैनी को अपनी कृत्रिम मुस्कान के पीछे छिपाते हुए कहा, ये मेरा नियम है। जहाँ मैं अपना पपेट शो करने के लिए जाता हूँ, मैं अपने साथ उन स्कूलों की यादगार के तौर पर कुछ लाता हूँ। मतलब? मेरा मतलब है, पिछले हफ्ते आपके स्कूल में मेरे शो के बाद मैं आपके स्कूल की वर्दी लाया और उससे मेल खाने वाला गुड्डा बनाया, और अब यह मेरे संग्रह का हिस्सा बनने जा रहा है। मेरे पास स्कूल की वर्दी में बहुत सारे छात्र हैं। यह सुन स्वाति की बेचैनी अब भी बढ़ती ही जा रही थी। यह सब बड़ा अजीब था। उसने और कोई प्रश्न नहीं पूछा और अपने हाथ में थामे गिलास से पानी पीना शुरू कर दिया। तभी स्वाति ने एक करुणा से भरी पुकार सुनी, टीचर मुझे बचाओ। यह एक छोटे लड़के की आवाज थी। उसकी निगाह तेजी से सामने रखे गुड्डे की ओर गई। आपने ऐसा क्यों कहा? उसने झुंझार राव से पूछा। क्या कहा? अभी आपने इस गुड्डे की आवाज में कुछ कहा ना? अरे स्वाति टीचर, झुंझार राव कब से मुझसे बात कर रहे हैं। शीला ने कहा। स्वाति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वो आवाज सुनी थी, यकीनन ये उसका वहम नहीं था। उसी समय विजू सुंदर वाइन ग्लास में नीले रंग का शरबत ले आया। यह विदेश से विशेष रूप से मंगवाया गया शरबत है। मैं अपने हर मेहमान को यह शरबत निश्चित रूप से देता हूँ। स्वाति का मन ही नहीं हो रहा था वो शरबत पीने का।
और झुंझार राव का यह वाक्य सुनकर तो वो शरबत पीना ही नहीं चाहती थी। उसे सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे मजबूरी में पीना पड़ा। तुम्हारे शरबत पीने के बाद मैं तुम्हें अपनी गुड्डा गुड़िया का संग्रह दिखाऊंगा। तब तक विजू टेबल पर खाना लगा देगा। मेरी सभी कठपुतलियों में मेरी पसंदीदा स्कूली बच्चों का संग्रह है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक गुड़िया की कमी है। कौन सा? उस छात्र के शिक्षक का। यह सुनकर स्वाति चौंक गई। आराम से टीचर, लग रहा है आप संग्रह देखने की जल्दी में हैं। स्वाति ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह बस जल्दी घर वापस जाना चाहती थी। अपना शरबत पीने के बाद झुंझार राव हाथ में गुड्डा लेकर खड़े हो गए। स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही शीला का फोन बज उठा। अंदर फोन का नेटवर्क नहीं है, आपको यहीं रुककर बात करनी होगी। शीला ने फोन उठाया और वापस सोफे पर जाकर बात करने लगी। स्वाति टीचर, इसे ले लो। झुंझार राव ने उसके हाथों में गुड्डा सौंपते हुए कहा, तुम अंदर जाओ और सभी गुड्डों को देखो। मुझे कुछ काम याद आया है, मैं अभी आता हूँ। इसे आखिरी शेल्फ पर खाली जगह में रख दो। रहस्यमय मुस्कान के साथ झुंझार राव ने स्वाति के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोला। स्वाति के पैर अंदर जाने के लिए उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन तभी पीछे से झुंझार राव की आवाज आई, जाओ। स्वाति का मन भले ही ना कह रहा था, पर वह आवाज सुनकर वो अपने आप उठ गई और स्टोर रूम की ओर चलने लगी। उस कमरे का माहौल कुछ अलग था। बहुत ठंड थी वहां। घर में कहीं एसी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन स्वाति के हाथ में थमा गुड्डा मानवीय शरीर की तरह गर्म था। उसे लगा जैसे वह हाथ में बम लेकर चल रही हो। वह गुड्डों को देखने के लिए कमरे में आई थी, लेकिन अब उसे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और आखिरी शेल्फ की ओर जल्दी जल्दी चलने लगी। पता नहीं क्यों, पर उसे दिल की धड़कन महसूस होने लगी थी, मानो धड़कन की आवाज हाथ में थमी गुड़िया से आ रही हो। वह इतनी डरी हुई थी कि उसे लगने लगा था कि वह अपने दिल की धड़कन जोर से सुन सकती है। किसी तरह वो घड़ी के एक एक सेकंड की गिनती करते हुए आखिरी शेल्फ तक पहुंची और मानो किसी उतरन को छोड़ना हो, वैसे ही झट से उसने उस गुड्डे को खाली जगह में रखा और जल्दी से बाहर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन उस वक्त उसे लगा जैसे किसी ने उसका दुपट्टा खींच लिया हो। मन में भगवान का नाम लेकर वह डर के मारे पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर उसके दिल को राहत आ गई। उसका दुपट्टा उस शेल्फ पर उभरे कीलों में फंस गया था। उसने जल्दी से उसे निकाला और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़ लिया हो। उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो वहां गुड्डा रखा था वह उसके पैरों पर गिर गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस गुड्डे के दोनों हाथों ने उसके पैरों को जकड़ा हुआ था। वह उसे फिर से जगह पर रखने के लिए नीचे झुकी, लेकिन उसी समय उस गुड्डे ने गर्दन उठा ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे बचाओ। उसके मुंह से एक आधी चीख निकली और उसने पैर को जोर से झटक दिया और जल्दी से बाहर भागने लगी। लेकिन उसे बाहर जाने के लिए दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। वह पागलों सी शेल्फ के बीच में से भागने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दौड़ते भागते वह एक टेबल पर ठोकर खाकर गिर पड़ी और उस टेबल पर रखे कागज के टुकड़े नीचे गिर गए। उस टुकड़े पर लिखी खबर पढ़कर उसकी रूह कांप उठी। यह उसी स्कूल से एक छात्रा के लापता होने की खबर थी जहां वह पढ़ा रही थी। पिछले सप्ताह उनके स्कूल के वार्षिक समारोह के बाद स्कूल की छुट्टियां होने से सभी बच्चे अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में कोई नहीं था, इसलिए उसे इस बात की खबर नहीं लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात खबरों में छपे लड़के की फोटो थी। वह तस्वीर बिल्कुल उस गुड्डे की तरह थी जिसे उसने अभी अभी शेल्फ पर रखा था। उस कोल्ड स्टोरेज रूम में भी डर के मारे उसे पसीना आने लगा। वह जल्दी से उठ गई और दूसरी गुड़ियों की ओर देखने लगी। हर एक गुड़िया के पीछे विभिन्न भाषाओं में अखबारों की कटिंग के साथ एक शेल्फ बार था।
अलग अलग शहरों से स्कूली बच्चों के लापता होने की खबरें और बीच में जो तस्वीरें दिख रही थीं, वे बिल्कुल उन गुड़ियों की तरह दिख रही थीं। वह उसकी समझ से परे था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वह फिर से इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी। उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वहां से भागते हुए उसकी निगाह शेल्फ पर गई और वो दृश्य देखकर उसे लगा कि उसका शरीर मानो वहीं जकड़ गया हो। शेल्फ पर बहुत सारे कांच के जार थे। उसमें पीली धारा जैसी कोई चीज थी और उसमें विभिन्न मानवीय अंग रखे गए थे। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सभी गुड़ियों ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसे चक्कर आ गए और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली और वह सोफे पर थी। शीला उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। तुमने स्टोर रूम में क्या रखा है? क्या है वो सब? शीला टीचर, पुलिस को फोन लगाओ। झुंझार राव ने कहा। स्वाति टीचर, शांत हो जाओ। लगता है आपने कुछ बुरे सपने देखे हैं। सपने देखने के लिए मैं सोई नहीं थी। स्वाति टीचर, कृपया शांत हो जाओ। ये सब आप क्या कह रही हो? मैं उस स्टोर रूम में जाकर आई हूँ। आप किस बारे में बात कर रही हो? मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है शीला टीचर? आप मेरे साथ वापस चलो। लेकिन वहां जाकर स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह कमरा अब कोल्ड स्टोरेज नहीं लग रहा था। वहां अखबारों की कटिंग भी नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई कांच के जार भी मौजूद नहीं थे जिसमें उसने उन मानवीय अंगों को देखा था। उसका दिमाग घूमने लगा। यह कैसे संभव है? उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल भी उसका वहम नहीं था। उसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो वो उसे पागल समझ लेते। उसने चुपचाप झुंझार राव से माफी मांगी और शीला को तुरंत वहां से चलने के लिए कहा। शीला ने झुंझार राव को अलविदा कहा। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें अपनी कठपुतलियों का संग्रह दिखाने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद। यह मेरी खुशी है। आप यहाँ आई और मेरा फायदा ही हुआ। मेरा संग्रह पूरा हो गया। मतलब? स्वाति ने तुरंत पूछ लिया। आपको जल्दी पता चल जाएगा। झुंझार राव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने ऑटो वाले को फोन किया था। हमारा ऑटो आ गया है। चलो चलते हैं हम फिर। शीला ने कहा। स्वाति चुपचाप बिना एक भी शब्द कहे शीला के पीछे चलने लगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वह नहीं जानती थी कि उस कमरे में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सच में हुआ था या नहीं। वह अभी भी झुंझार राव के व्यवहार और कई वाक्यों का अर्थ नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि उनका संग्रह पूरा हो गया था? उन्होंने मुझे वो नीला शरबत दिया जिसमें कुछ तो जरूर मिलाया होगा, जिससे मुझे ये सब महसूस हुआ। पर इससे पहले कि मैं शरबत पीती, मुझे लगा उस गुड्डे ने कुछ कहा था, या शायद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मुझे ये सब लग रहा था। इसी बात को मन में सोचते हुए वह ऑटो के पास गई। शीला अंदर बैठ गई। स्वाति ने ऑटो में बैठने से पहले एक बार फिर मृत्युंजय बंगले की ओर देखा और देखा कि झुंझार राव उन्हीं के पास चल के आ रही हैं। स्वाति जल्दी से अंदर बैठ गई और शीला से कहा, चलो चलो जल्दी निकलते हैं। इसी बीच झुंझार राव वहां पहुंचे और बोले, स्वाति टीचर, क्या आपको मेरी बात करने वाली गुड़िया इतनी पसंद आई कि आप एक को अपने साथ ले जा रही हैं? नहीं, मैंने अपने साथ कोई गुड़िया नहीं ली है। अरे फिर ये क्या है? स्वाति के पास वाली सीट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। स्वाति ने बगल की ओर देखा और उसे लगा कि उसका दिल अभी सीना फाड़कर बाहर निकलेगा। उसके पास शीला नहीं थी, बल्कि एक गुड़िया थी जो बिल्कुल शीला जैसी दिख रही थी। झुंझार राव गुड़िया को उठाकर वापस बंगले में चले गए। स्वाति चुपचाप ऑटो में बैठकर समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था। स्वाति ने एक बार फिर अपनी निगाह बंगले की ओर घुमाई। उसे सामने जो दिख रहा था वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा देने वाला दृश्य था। झुंझार राव शीला जैसी दिखने वाली गुड़िया के साथ बालकनी में खड़े थे।
और वो गुड़िया स्वाति के सामने बाएं बाएं का इशारा कर रही थी, लेकिन उसके हाथ झुंझार राव नहीं हिला रहे थे, वो अपने आप। स्वाति अपने क्वार्टर्स के बेड पर लेटे कई घंटों से पंखे को देख रही थी। कुछ समय पहले घटी घटनाएं किसी फिल्म की रील की तरह उसके दिमाग में घूम रही थी। झुंझार राव का वो मृत्युंजय बंगला, वह बोलने वाला गुड्डा जिसने स्वाति से संवाद कराने का प्रयास किया था, वह स्टोर रूम, वही घटी घटनाएं, वहम था या सच? और शीला टीचर? यह सोचते हुए वो अपनी बेड से खड़ी हो गई और तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर सामने वाले शीला टीचर के कमरे पर गई। रात में घटी घटनाओं को वो एक बुरा सपना समझकर वो शीला टीचर की कमरे की ओर देखती रही। स्वाति टीचर। वह आवाज एक कोने से आ रही थी। कोने में एक सफेद आकृति थी। स्वाति टीचर, आप उस दानव के चुंगल से छूट गए, इसके पीछे कोई तो वजह है। स्वामी जी के संकेत पहचानिए, उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाइए जो झुंझार राव की कैद में है। शीला टीचर? स्वाति टीचर के मुंह से अपने आप शब्द निकले। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और स्वाति टीचर होश में आई। उन्होंने फिर से उस कोने में देखा, पर वहां कोई आकृति नहीं थी। फिर से दरवाजे पर खटखट हुई। स्वाति टीचर! अपने कपड़े और बाल ठीक किए और दरवाजा खोला। स्वाति टीचर, आपको प्रिंसिपल साहब ने उनकी कैबिन में बुलाया है। दरवाजे पर खड़े पियोन ने कहा। आप आगे चलिए, मैं आती हूँ। अपने कमरे में घटी घटनाओं के बारे में सोचते हुए वह प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंची। मैं कम इन सर? यस टीचर, प्लीज कम। स्वाति के मन में असंख्य विचार घूम रहे थे। मुझे यहाँ इतनी सुबह क्यों बुलाया होगा? क्या वो शीला टीचर के बारे में जानते होंगे? मैं उन्हें क्या बताऊं? अगर मैं उन्हें बता दूं कि कल क्या हुआ था, तो क्या वो इस पर विश्वास करेंगे? मीट इंस्पेक्टर मोहिते, वे यहाँ हमारे स्कूल से एक छात्र के लापता होने की जांच करने आए हैं। तभी स्वाति की नजर कुर्सी पर बैठे एक खाकी वर्दीधारी व्यक्ति की ओर गई। उन्होंने स्वाति को देखा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्वाति ने भी हाथ बढ़ाया और तभी शीला टीचर के बोल उनके मन में घूमने लगे। स्वामी जी के संकेत पहचानिए, उन मासूम आत्माओं को मुक्ति दिलाइए जो झुंझार राव की कैद में है। उन मासूमों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। टीचर हमें बचाओ! टीचर हमें बचाओ! टीचर ऑल ओके? स्वाति के चेहरे के बदले हुए भाव को देखकर कहा। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, आपके स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो कई शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं है। हालांकि हम उनसे लापता लड़के रवि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप रवि को जानते हैं? नहीं, वो दूसरे क्लास का छात्र होने की वजह से मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई। दत्तू, क्या आपने शीला टीचर को नहीं बुलाया? उनके कमरे में ताला है सर। स्वाति टीचर, क्या आप जानते हैं कि शीला टीचर कहाँ है? क्या जवाब दूं?
ये सोचकर स्वाति अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। सर, हम रवि का कमरा देखना चाहते हैं। पुलिस निरीक्षक ने विषय बदलते हुए कहा। दत्तू, साहब को रवि का कमरा दिखाओ। अभी मेरी स्कूल के ट्रस्टी के साथ मीटिंग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं स्वाति टीचर से कुछ और बात करना चाहता हूँ। अब केबिन में केवल स्वाति और इंस्पेक्टर मोहिते बैठे थे। टीचर, जब आप रवि के बारे में बात कर रहे थे तो आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? ऐसा लगता है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हो। सर, मैं आपको वो सब कुछ बताती हूँ जो मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको अपना पूरा समर्थन करूंगी। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। स्वाति ने इंस्पेक्टर को रात में घटी सारी घटना के बारे में बताया। आपका शक सही था स्वाति टीचर। क्या आप सच में मेरी बात से सहमत है सर? आपका यही शक सच था टीचर कि मुझे ये सब मनगढ़ंत बातें लगेगी। अपने स्कूल के बच्चों को ये सब मनगढ़ंत बकवास सुनाना। आपकी और शीला टीचर का किया कराया छुपाने के लिए इतने बड़े आदमी पर आप शक की सुई घुमा रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रही हूँ सर। मुझे पता है इन सब बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इस किडनैपिंग में शीला का ही हाथ है या आप भी इसमें शामिल हो? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपको शीला टीचर की मदद करने को कह रही हूँ और आप है कि हम पर ही शक किए जा रहे हैं। उसे हम क्यों किडनैप करेंगे? वो आप दोनों की कुंडली निकालने के बाद ही पता चलेगा। देखिए सर, मैंने आपको वही बताया जो मैं जानती थी। और कुछ जानना हो तो आप हमारी कुंडली से और जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप कहते हैं, मैं आपकी और मदद नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर से मदद की उम्मीद खत्म हो गई थी और वो निराश होकर वहाँ से चली गई। शाम हो रही थी। स्वाति के हाथ से समय निकलता जा रहा था, लेकिन उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। वह स्कूल के बाहर मंदिर में बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरी सारी हिम्मत खत्म हो रही है। मेरे पास इन काली शक्तियों से लड़ने की ताकत नहीं है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए स्वामी। अचानक से उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह जल्दी से मंदिर से बाहर निकली और फोन उठाया। हेलो स्वाति टीचर, मैं इंस्पेक्टर मोहिते बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। टीचर, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्यों? मेरी कुंडली से पूरी जानकारी नहीं मिली आपको? स्वाति ने गुस्से से पूछा। देखिए टीचर, यदि आपने जो कहा वो सच है तो हमें समय गंवाना नहीं चाहिए। हमने शीला टीचर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उनका लास्ट कॉल झुंझार राव के बंगले का लोकेशन दिखा रहा है और उसके बाद फोन स्विच ऑफ है। आज सुबह जिस तरह से मैंने आपसे बात की उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आगे की पूछताछ के लिए वहाँ जा रहा हूँ। प्लीज सर, आप वहाँ मत जाइए। स्वाति ने चिंता के साथ कहा। पर क्यों? प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। देखिए टीचर, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और लापता व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना मेरा काम है। और अब शीला टीचर भी गायब है, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। सर प्लीज, यदि आप वहाँ जाते हैं तो अकेले ना जाएं और वो नीला शरबत ना पिएं। अगर मुझे शीला टीचर के बारे में और जानकारी मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या चिंता करनी चाहिए। ये सोचकर वो अपने कमरे में लौट आई। जैसे ही उसने कमरे में अपनी चप्पल उतारी, उसने कोने में फिर से वही सफेद आकृति देखी, लेकिन इस बार स्पष्ट चेहरा उस आकृति में दिखाई दे रहा था, शीला टीचर का चेहरा। स्वाति टीचर, ये क्या किया आपने? आपने उस काले साए में एक और मासूम आत्मा को जाने दिया। एक और जीवन खतरे में है टीचर, इसे रोकिए टीचर। मैं क्या करूं शीला टीचर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं उस दानव का सामना नहीं कर सकती। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो टीचर। केवल आप ही उन आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। स्वामी पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। स्वाति टीचर ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, स्वामी समर्थ की विभूति पुड़िया में बांध ली और वो झुंझार राव के बंगले की ओर जाने लगी। काफी रात हो चुकी थी। इस बार स्वाति टीचर मृत्युंजय बंगले पर अपनी स्कूटी लेकर पहुंची। वहां गेट के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, मतलब इंस्पेक्टर मोहिते अंदर ही थे। वह दबे पांव से पत्थर की सड़क पर चलते हुए बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन दरवाजा पर ताला था। स्वाति टीचर, ये क्या किया आपने? आपने उस काले साए में एक और मासूम आत्मा को जाने दिया। एक और जीवन खतरे में है टीचर, इसे रोकिए टीचर। मैं क्या करूं शीला टीचर? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं उस दानव का सामना नहीं कर सकती। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो टीचर। केवल आप ही उन आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं।
स्वामी पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। स्वाति टीचर ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, स्वामी समर्थ की विभूति पुड़िया में बांध ली और वो झुंझार राव के बंगले की ओर जाने लगी। काफी रात हो चुकी थी। इस बार स्वाति टीचर मृत्युंजय बंगले पर अपनी स्कूटी लेकर पहुंची। वहां गेट के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, मतलब इंस्पेक्टर मोहिते अंदर ही थे। वह दबे पांव से पत्थर की सड़क पर चलते हुए बंगले के दरवाजे पर पहुंच गई। स्वाति ने सोचा, इंस्पेक्टर की गाड़ी बाहर खड़ी है तो वो अंदर ही होने चाहिए। वो सोचने लगी, लेकिन फिर दरवाजे पर ताला क्यों है? उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह बंगले की दीवार के सहारे पीछे की ओर चलने लगी। चलते चलते उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की दीवारों से रोशनी आ रही है। घने अंधेरे में वह हल्की सी रोशनी उसका ध्यान खींच रही थी। उसने नीचे देखा। उस छोटी सी खिड़की से तहखाने का नजारा उसकी सोच से परे था। इंस्पेक्टर मोहिते एक बड़े से स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसके हाथ और पैर कांपने लगे, इस डर से कि उसकी देरी के कारण एक और जान चली जाएगी। उसी स्ट्रेचर की दूसरी तरफ एक गुड़िया रखी हुई थी जो बिल्कुल इंस्पेक्टर की तरह दिख रही थी। उनके सामने झुंझार जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र बोल रहे थे और आग में आहुति डाल रहे थे। वो चौड़ी निगाहों से पूरा नजारा देख रही थी कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैम साहब, इसे रोक दो। मैम साहब, इसे रोक दो। झुंझार के इस काले खेल को बंद करो। विजू हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। जब मैंने इंस्पेक्टर साहब को बंगले में आते हुए देखा था तो मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन ये झुंझार उन्हें बेसमेंट में ले गया। मेरे हाथ बंधे हुए हैं मैम साहब, पर आप कुछ करिए। इसी तरह उसने मेरे बच्चे की आत्मा को भी वश में कर दिया था। मुझे जल्दी से तहखाने का रास्ता दिखाओ विजू चाचा। चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, वो हमें इससे बचाएंगे। विजू स्वाति को तहखाने के दरवाजे के पास ले गया। वहां से स्वाति को अकेले ही जाना था। स्वाति ने आह भरी और सीढ़ियों से नीचे चलने लगी। बेसमेंट में पहुंचते ही उसे गर्मी लगने लगी। उसने झांक कर देखा। आइए स्वाति टीचर, आपको आने में बहुत देर हो चुकी है। इंस्पेक्टर की आवाज आई। स्वाति टीचर को खुशी हुई कि वे अभी भी जीवित हैं और उन्हें बचाया जा सकता था। स्वाति ने जल्दी से अपने पर्स से एक चाकू निकाला और झुंझार पर दौड़ लगाई, लेकिन झुंझार वहां नहीं था और इंस्पेक्टर होश में नहीं थे। स्वाति ने देखा कि यह आवाज झुंझार नहीं निकाली है, लेकिन जैसे ही वह कुछ करती, उसके सिर पर जोर से वार हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद स्वाति ने अपनी आंखें खोली और वो जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। काला जादू, वशीकरण या कुछ और, वह समझ ही नहीं पा रही थी। उसने देखा कि उसका लाया हुआ चाकू उसके पास ही पड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और चुपके से चाकू अपने पास खींच लिया और रस्सी काटने लगी। झुंझार का ध्यान भटकाने के लिए वो उससे बातें करने लगी और सवाल पूछने लगी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? निर्दोषी लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद करने से आपको क्या मिलता है? होश में आ गए टीचर, मुझे क्या मिलेगा? एक दिल दहला देने वाली हंसी के साथ उसने कहा, खुशी और संतुष्टि। मैंने गुड़िया बनाने का व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन जिन लोगों के लिए मैं ये गुड़िया बनाता था वे बहुत प्रसिद्ध कठपुतली का खेल करने वाले इंसान थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अपनी कला सिखाई, गुड़ियों को जिंदा करने की कला, और उनकी मृत्यु के बाद ये परंपरा मैंने जारी रखी। देखो मेरे गुरु, उसने इशारा करते हुए कहा। स्वाति ने अब तक अपने पैरों को खोल दिया था। उसने झुंझार के दिखाए दिशा में देखा। वहां एक बड़ा सा गुड्डा था। वो बहुत पुराना था और बहुत डरावना लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई?
मैंने उनकी सिखाई कला उन्हीं पर आजमाई। वो पहले इंसान थे जिन्हें मारकर उनकी आत्मा को इस गुड्डे में कैद कर दिया। इस तरह मुझे अपनी ताकत मिलती है। मतलब तुमने उस दिन शीला टीचर को मार डाला, तो फिर तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया? स्वाति ने धीरे से हाथ की रस्सी काटते हुए पूछा। जब आपके स्कूल में मेरा एक शो था, तभी मैंने आप दोनों में से एक को अपने संग्रह में शामिल करने का फैसला किया था। लेकिन जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया तो मुझे लगा कि आपको वश में करना मुश्किल होगा, लेकिन शीला को वश में करना आसान था। इसलिए मैंने आप दोनों को अपना संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया था। मैंने पहले से ही उसका गुड्डा तैयार करके रखा था। तुम्हें मारने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। मुझे पता था कि तुम इंस्पेक्टर के पीछे आओगी। अब मरने से पहले तुम देखना कि मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। इतना कहकर उसने बड़ा चाकू उठाया। एक हाथ इंस्पेक्टर जैसे दिखने वाले गुड्डे के सीने पर रखा और दूसरे हाथ में चाकू उठाकर कुछ मंत्र बोलने लगा। स्वाति के लिए यही सही समय था इस काले खेल को खत्म करके इंस्पेक्टर को बचाने का। स्वाति ने पूरी ताकत के साथ झुंझार पर छलांग लगाई। झुंझार अचानक हुए हमले की वजह से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से चाकू छूट गया। स्वाति और झुंझार के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान इंस्पेक्टर को होश आ गया। आसपास घट रही चीजों को देख उसने गुड्डे के पास रखी बंदूक उठाई और झुंझार पर तान ली। हैंड्स अप! इंस्पेक्टर ने चिल्लाया। इंस्पेक्टर को होश में आया देख स्वाति को खुशी हुई और इंस्पेक्टर के हाथ में गन देखकर झुंझार राव हड़बड़ा गया। झुंझार राव, छोड़ दे स्वाति टीचर को। लेकिन सर, उन मासूम आत्माओं का क्या होगा जिन्हें गुड़ियों में कैद करके रखा गया है? स्वाति ने झट से उसके गुरु का गुड्डा उठाया और उसे आग के ऊपर धर दिया। जल्दी बता, उन सब आत्माओं को कैसे मुक्त करना है, नहीं तो ये गुड्डा जला दूंगी। नहीं! झुंझार चिल्लाया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। जल्दी बताओ! स्वाति ने उस गुड्डे को आग की तरफ लेते हुए कहा। बताता हूँ। वो सब गुड्डे को जला दो, फिर उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। पर उस गुड्डे को छोड़ दो, उसने डरते हुए कहा। ठीक है, छोड़ देते हैं। ऐसे कहते हुए स्वाति ने उस गुड्डे को आग में डाल दिया। नहीं! ऐसे जोर से चिल्लाते हुए झुंझार स्वाति की ओर दौड़ पड़ा। इंस्पेक्टर ने स्वाति टीचर को अपनी ओर खींच लिया और झुंझार पीछे बिजली के पैनल पर जाकर गिर गया। बिजली के जोर से झटके से वो बेहोश हो गया। एक हफ्ते बाद। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस आपकी वजह से जिंदा हूँ। आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। शुक्रिया किस बात का सर? उन सभी गुड्डों को जला दिया और उनकी आत्मा को मुक्त कर दिया। ये तो भगवान से मिलने के बराबर है। दुख तो इस बात का है सर कि मैं शीला टीचर को नहीं बचा सकी, पर झुंझार राव का क्या होगा? क्या उसे सजा मिलेगी? देखिए, कानून की नजर में उसे जल्दी सजा मिलेगी। वहाँ संग्रहित अंगों की डीएनए रिपोर्ट उसके खिलाफ है। झुंझार को लगे बिजली के झटके से वो तो पूरी तरह पैरालाइज हो गया है। उसका दिमाग चलता रहेगा पर शरीर नहीं। दूसरे की सहायता के बिना तो वो हिल भी नहीं पाएगा। भगवान ने उसे सही सजा दी है। आज तक तो वो दूसरे लोगों की आत्मा को गुड्डे में कैद करता रहा, लेकिन नियति ने आज उसकी आत्मा को उसी के शरीर में कैद करके रख दी, हमेशा के लिए।